Hello students, today we will start the chapter current electricity, and in this chapter, in today's lecture, we will discuss about the electric current and current density. Now let us start with the topic electric current. Electric current. Hello students, today we start the chapter current electricity, and in this lecture, we will discuss about the electric current and current density. Now let us start with electric current. Electric current क्या है? Electric current is a stream of moving charges, but all the moving charges does not constitute an electric current. अब इसको हम समझते हैं. मान लीजिए कि एक कंडक्टर है. एक कंडक्टर क्या है? कॉपर वायर. कॉपर वायर है. अब इस कॉपर वायर को अगर मैंने एक लूप की फॉर्म में ऐसे कर दिया तो क्या इससे करंट फ्लो करेगा? देखिए, कंडक्टर क्या होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इट मीन्स वो मूव करेंगे. ठीक है. बट यहाँ क्या है कि अगर ये एक वायर है तो इस वायर में अगर मैं मान लो कि एक वो मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल प्लेन ले लूं, मतलब जो इसको वायर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव करें, कुछ इधर मूव करें. तो उससे क्या होगा कि जो मोशन है वो कोई डायरेक्शन नहीं है. उस मोशन की जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है उसकी कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है. कुछ इस तरफ जा रहे हैं, कुछ इस तरफ जा रहे हैं. तो उससे क्या होगा? चार्ज जो है वायर के अंदर फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव तो करेंगे बट वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे. अब इसी वायर को अगर हम देखें, अब ये कॉपर वायर है, इसको अगर हम एक बैटरी से जोड़ दें, अब कॉपर वायर को जब हमने बैटरी से जोड़ा तो बैटरी का ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव. दो टर्मिनल्स है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये टर्मिनल्स क्या क्रिएट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. यानी कि ये क्या करेंगे? एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज को. तो यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे. ठीक है. नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे और जो करंट है उसका फ्लो इसमें शुरू हो जाएगा. इस वायर के अंदर वो फ्लो कैसे शुरू होगा करंट का? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ. ठीक है. अब यहाँ पे दो बातें आई. करंट जो है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव. पॉजिटिव से कहां जाएगा? नेगेटिव की तरफ. ठीक है. यानी कि कन्वेंशनल करंट में क्या फ्लो करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा कन्वेंशनल करंट. दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट. दूसरा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट. अब ये इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को बता रहा है. इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से चलेंगे और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे. यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो किसको दिखाएगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट को. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रॉनिक करंट को डिफाइन करेगा. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, so the direction of electronic current is from negative terminal to positive terminal of the battery. तो यहाँ क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्ट्रीम ऑफ मूविंग चार्जेस तो है, बट सारे के सारे मूविंग चार्जेस करंट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते. ये हमने देखा. उसके लिए क्या होगा? एक बैटरी से जब हम कर देंगे तो उनको क्या है? फ्लो को एक डिफाइंड डायरेक्शन मिल जाएगी चार्जेस के फ्लो को, और उसकी वजह से जो सर्किट है उसके अंदर करंट फ्लो करेगा. ठीक है. अब करंट को हम दूसरे वे में मैथमेटिकली जो डिफाइन करते हैं वो क्या है? करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस.
इट मीन्स आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी, कि कितने टाइम में कितने चार्जेस किसी पर्टिकुलर एरिया से फ्लो करते हैं, वो क्या, उसका रेट ऑफ फ्लो क्या डिफाइन करेगा, करंट को डिफाइन करेगा। तो करंट की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, चार्ज की यूनिट है कूलम, टाइम की सेकेंड, तो करंट की यूनिट हम लिखते हैं एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, एंड इट इज डिफाइंड एज इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज crosses an area in 1 second. In 1 second, then the current is said to be 1 ampere. यानी कि 1 कूलम चार्ज अगर किसी एरिया को 1 सेकंड में क्रॉस करता है तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। एंड द अदर यूनिट्स ऑफ करंट, अदर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट क्या है, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक है, करंट इज ए, एंड द करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। We represent a current with an arrow indicating the flow of charge. If this is current I, then this arrow represents the flow of charge, and at this point, if this is equal to I1 and this is I2, then the total current I, what is the value of total current I is equal to I1 plus I2. Because we know that charge is conserved. ये हमने पहले भी यूनिट में पढ़ा है कि चार्ज क्या है, वो कंजर्व्ड है। एंड इफ चार्ज इज कंजर्व्ड देन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये जो एरो है यहाँ पे, ये एरो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ एरो डज नॉट इंडिकेट दैट द करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ एरो चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को बता रहा है, इसको नहीं कि करंट, इसका मतलब ये नहीं है कि करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू ए वायर इन टाइम टी। अगर एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, उसके थ्रू जो चार्ज पास हो रहा है टाइम टी में, उसका अमाउंट क्या है, AT माइनस BT स्क्वायर। फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। तो अगर हमें I निकालना है तो I क्या होगा, I इज इक्वल टू dq बाय dt। I इज इक्वल टू dq बाय dt। ठीक है, और I क्या आ गया यहाँ से, I इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ AT माइनस BT स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर लें। डिफरेंशिएशन में क्या है आपके पास, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो A कांस्टेंट है, A बाहर आ जाएगा, और d बाय dt ऑफ t माइनस b कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, फिर d बाय dt ऑफ t स्क्वायर। d बाय dt ऑफ t क्या हो जाएगा, 1। तो ये आ गया हमारे पास, इसको आगे लिख लेते हैं, d बाय dt ऑफ I इज इक्वल टू a माइनस, ये 1 हो गई टर्म, और ये आ गया माइनस b इंटू टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन में क्या है, d बाय dt ऑफ t स्क्वायर, ये रूल है डिफरेंशिएशन के, इसको याद रखना है। इसकी पावर 2 एज इट इज। अगर t की पावर n है ना, तो उसको देख लेते हैं। t की n है तो वो क्या बन जाएगा, n t की पावर n माइनस 1। ठीक है,
अब t की पावर 2 है तो वो क्या बन जाएगा, 2t की पावर 2 माइनस 1, इट मीन्स a माइनस 2bt. This is the value of amount of current flowing through the wire. Now let us see some other example. और देख लेते हैं. अब इसमें क्या है आपके पास, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज गिवन है. एक वायर है, उसके पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का मतलब ये मान लो ये वायर है, किसी भी शेप में दे दी तो किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है ना. तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से वायर के जो चार्ज की वैल्यू है, फ्लो कर रहा है जो चार्ज वहां से, उसकी वैल्यू कितनी है, 8t² प्लस 4t प्लस 3, ये वैल्यू. वेयर t इज टाइम, फाइंड द करंट एट, हमें क्या करना है, फाइंड द करंट एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है. अब प्रोसीजर क्या, आपके पास Q आपको गिवन है, I इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय dt, ठीक है. ये क्या आ गया, d बाय dt ऑफ 8t² प्लस 4t प्लस 3. डिफरेंशिएशन का रूल लगाना है, t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t इंटू 2t प्लस dt बाई dt 1, और 3 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है. तो फार्मूला क्या आ गया आपके पास, 16t प्लस 4. दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट I. बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द करंट एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड का क्या मतलब है कि t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2. तो ये आ गया आपके पास 32 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 36 एम्पियर. करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 36 एम्पियर, ठीक है. ये कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप करके देख लेना. उसके बाद है करंट डेंसिटी. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, करंट डेंसिटी. अब करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया. करंट डेंसिटी हैज ए मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, करंट डेंसिटी हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया. फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, ठीक है. इस कंडक्टर में ये पॉइंट है P, ठीक. इस पॉइंट P के अक्रॉस एक एरिया एलिमेंट हमने मान लिया, ठीक है. इसको यहां देख लेते हैं, ये एक कंडक्टर है, ये एक पॉइंट है P. इस पॉइंट P के अक्रॉस एक एरिया एलिमेंट है, इस एरिया एलिमेंट को हमने नाम दे दिया D. तो इसके अक्रॉस एक एरिया एलिमेंट है DA, और इस एरिया एलिमेंट के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, DI, ठीक है. DI इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया एलिमेंट. देन करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं. करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड एट J. देन करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू DI डिवाइडेड बाय D. It is defined as DI divided by DA, and its direction is along the direction of current, and it is a
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यहां से इसकी यूनिट्स क्या आ रही है आपके पास? करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। एरिया की क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या है? करंट डेंसिटी जे की यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इट्स यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो करंट डेंसिटी है, इसमें हम जो एरिया एलिमेंट लेंगे हमेशा, द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया एलिमेंट इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट डेंसिटी में फॉर एग्जांपल हम एक देख लेते हैं, जैसे मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई, ठीक है। तो जो एरिया एलिमेंट कंसीडर होगा वो एरिया एलिमेंट क्या होगा? दैट एरिया एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। अब क्योंकि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ही है, तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या है? यही। अब एरिया एलिमेंट कैसे लिया आपने? ये ले लिया, ठीक है। तो जब ये कह रहे हैं कि एरिया एलिमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ठीक है। तो अगर ये एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ करंट के, तो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी पहले पढ़ा, एरिया वेक्टर। ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है। एरिया वेक्टर क्या है? इसकी भी डायरेक्शन होती है। यहाँ एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी भी डायरेक्शन होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इट इज ऑलवेज आउटड्रॉन नॉर्मल, यानी कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी सरफेस है, अब ये सरफेस ऐसे है, एरिया एलिमेंट जो कंसीडर किया है ये ऐसे कंसीडर किया है, तो ये या तो इस तरफ होगा या आउटड्रॉन नॉर्मल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इसकी डायरेक्शन को हम देखें, डीए की डायरेक्शन, तो डीए की डायरेक्शन क्या होगी? तो यहाँ पे करंट डेंसिटी जे की जो डायरेक्शन है और जो एरिया एलिमेंट डीए की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर जो क्वांटिटी है डीए, उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होंगी? सेम होगी। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ देखें, हमने अभी क्या पढ़ा है? जे इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाय डीए, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आया? डी आई इज इक्वल टू जे इंटू डीए। डी आई क्या है? जे इंटू डीए। और अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये आ गया हमारे पास डी आई इज इक्वल टू जे इंटू डीए, ठीक है। ये आ गया यहां तक। अब क्योंकि यहाँ क्या बताया गया आपको, ये जो डीए है और जे है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में, if theta is the angle between di and j, then that angle theta is equal to 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है और थीटा इनके बीच में क्या है? 0 डिग्री है। If theta is equal to 0 degree, then di is equal to j डॉट डी ए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। और यहां से j क्या है? कांस्टेंट है इसमें, और डी एरिया वेरिएबल है यहाँ, तो इसको अंदर रख लेंगे इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग। और डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा? आई। तो नेट वैल्यू ऑफ करंट क्या आएगी? आई नेट इज इक्वल टू जे डॉट ए। ये आ गया यहाँ पे। बट एंगल थीटा इज 0 डिग्री, तो जे ए कॉस 0 क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू जे इंटू ए। जो नेट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? जे इंटू ए। बट अगर करंट डेंसिटी और जो एरिया एलिमेंट है वो परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के, तो क्या लेंगे हम? अभी तो हमने क्या कहा है कि जो एरिया एलिमेंट हमने कंसीडर करना है, एरिया एलिमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन है
वो हमेशा क्या होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर मान लो कि एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एरिया एलिमेंट को ऐसे कंसीडर करें, अब ये एक एरिया एलिमेंट है और ये डायरेक्शन है हमारे पास करंट की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर नहीं है इसके, यानी कि अगर नहीं है तो उस केस में जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर हुई तो ये हो गई एन यूनिट वेक्टर, दिस यूनिट वेक्टर एन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, देन द एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो एरिया वेक्टर है उस केस में करंट की डायरेक्शन के साथ क्या बनाएगा, एंगल थीटा बनाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है कि एरिया जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए तो इसका मतलब जो एरिया एलिमेंट है हमारा वो कुछ ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था, उसकी डायरेक्शन ये होती, ऐसे होता वो, तो ये क्या होता, करंट के परपेंडिकुलर होता। अब अगर एरिया एलिमेंट ये बनता है तो यहां देखिए इस केस में ये डायरेक्शंस बनती है हमारे पास, देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने न्यू एरिया एलिमेंट लिया है डी ए डैश, ये है डी ए। तो जो न्यू एरिया एलिमेंट है वो ऐसे है, लेकिन जो डी ए है वो क्या है, वो ऐसे है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ये एंगल थीटा है, तो ये जो है अगर रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स आपको ध्यान हो तो उससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये डी ए है और ये हमारे पास ये कंपोनेंट जो स्ट्रेट है ये क्या है, डी ए डैश। तो ये डी ए डैश क्या आएगा हमारे पास, डी ए डैश इज इक्वल टू, इसको अगर रिजोल्व करेंगे तो डी ए कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा। तो यहां से डी ए डैश क्या आ गया हमारे पास, डी ए डैश इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा। इसको एक तरह से यहां देखें, ये ऐसे, दिस इज थीटा, ये डी ए। तो इसके क्या हो गए, दो कंपोनेंट हो गए ना यहाँ डीए के, ये कंपोनेंट हो गया जिसके साथ एंगल बना है, ये कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल आएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डीए कॉस थीटा। तो डीए डैश किसके इक्वल आ गया, डीए कॉस थीटा के। अब करंट डेंसिटी आई क्या है, करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू, सॉरी, करंट डेंसिटी जे की वैल्यू क्या है, जे इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाय डी, क्या लेते हैं हम, डी ए, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है हमारे पास। लेकिन वो डी ए एरिया कौन सा है, जब वो कहाँ है, परपेंडिकुलर है करंट के। अब यहाँ परपेंडिकुलर कौन सी वैल्यू है करंट के, डी ए डैश की। यहाँ जो एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर है करंट के वो कौन सा है, डी ए डैश। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाय डी ए डैश। तो डी ए डैश की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा। तो यहां से करंट डेंसिटी जो आएगी हमारे पास इस केस में वो क्या आएगी, डी आई डिवाइडेड बाय डी ए कॉस थीटा। एक जो कंसिडरेशन है करंट डेंसिटी के केस में वो हमेशा ध्यान रखनी है कि एरिया एलिमेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। एरिया एलिमेंट हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, डायरेक्शन ऑफ करंट के। अगर नहीं है तो आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लें उसका, ठीक है, एरिया एलिमेंट का। एरिया एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, परपेंडिकुलर टू द करंट। ठीक, तो ये ध्यान करना है। अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम देखेंगे करंट डेंसिटी के, वो एक दो देख लेते हैं, उससे कंसेप्ट जो है थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान लो करंट फ्लो कर रहा है एक सिलेंड्रिकल वायर से, ये एक सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है।
इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है आई, करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर। अब इस वायर का रेडियस कितना है आर। इफ द करंट डेंसिटी थ्रू द वायर इज यूनिफॉर्म, अगर वायर की जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी J थ्रू द वायर इज यूनिफॉर्म, देन फाइंड द इलेक्ट्रिकल करंट। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन को पूरा एक बार सुन लो, नोट कर लेना। फाइंड द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू ए सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर। एक सिलिंड्रिकल वायर है, उसका रेडियस आर है, उसके अक्रॉस आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिकल करंट। इफ द करंट डेंसिटी थ्रू द वायर इज यूनिफॉर्म, अगर करंट डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो हमने अभी भी कहा था कि करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब जो एरिया एलिमेंट होगा हमारे पास वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ करंट की। और अगर एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर होगा तो डीए की डायरेक्शन क्या होगी, ये डीए और आई सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि डीए और जे की डायरेक्शन सेम होगी। तो अब इसके अक्रॉस यहाँ देखें, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि जितना करंट इसके अंदर एंटर कर रहा है उतना इसको लीव कर रहा है, उतना इसको से बाहर निकल रहा है। ठीक, दूसरी बात, ये जो एरिया एलिमेंट है डीए, ये क्या है, एरिया एलिमेंट क्या है, एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर है जे के, और एरिया वेक्टर क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ जे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एरिया वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन में। तो उसके लिए इक्वेशन देखें, हमने अभी भी निकाली हुई थी। I इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, J इंटू ए, ये वैल्यू है I की। अब अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, J और A, तो ये क्या हो जाएगा, JA क्या बनेगा, कोस थीटा। सेम डायरेक्शन में है तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। और अगर थीटा 0 हो गया तो ये वैल्यू क्या आ गई, J इंटू ए, ये भी हमने निकाली भी थी। अब ये A क्या है, एरिया। ठीक है, एरिया किसका, देखो ये हमने क्या शेप ली, जो सिलेंडर था वो इसके अंदर यहाँ इस एरिया एलिमेंट से एंटर कर रहा है करंट और इससे बाहर निकल रहा है, तो इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो J इंटू पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ करंट क्या आ गई हमारे पास, J इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल है। और देखते हैं, फाइंड द करंट डेंसिटी, इसको नोट कर लो। फाइंड द करंट डेंसिटी अक्रॉस क्यूबॉइड शेप्ड कंडक्टर। अब जो कंडक्टर है उसका शेप कैसा है, क्यूबॉइड। व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट I फ्लोज अक्रॉस इट्स लेंथ L। फाइंड द करंट डेंसिटी अक्रॉस द क्यूबॉइड शेप कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट I फ्लोज अक्रॉस इट्स लेंथ L। कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो उसकी लेंथ के अक्रॉस फ्लो करे। अब ये देखो, पहले तो सबसे पहले आप एक कंडक्टर ड्रॉ करें जिसका शेप क्या हो, क्यूबॉइड की शेप का हो। तो हम वो ड्रॉ कर लेते हैं, ये बन गया, ये क्यूबॉइड शेप कंडक्टर है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, क्यूबॉइड शेप कंडक्टर है तो इसकी ये हो गई लेंथ, ठीक, ये हो गया इसका ब्रेड्थ b, और ये क्या है इसकी हाइट h। ठीक है, अब इस कंडक्टर से I करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन वो कैसे फ्लो कर रहा है, अक्रॉस इट्स लेंथ, यानी कि वहां वो इस फेज से एंटर कर रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे एंटर कर रहा है और यहां से ऐसे बाहर आ रहा है। अक्रॉस इट्स लेंथ अगर वो फ्लो करता है तो वो ऐसे फ्लो कर रहा है। अब यहाँ देखिए, एरिया जो आप लोगे, सबसे पहले फार्मूला क्या है हमारे पास, J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ए, ये फार्मूला है। अब निकालना क्या है, I तो आपको पता ही है, एरिया निकालना है। एरिया क्या आएगा, मेन बात हमारी यही बढ़ती है, हमें सिर्फ ये देखना है कि करंट किस सरफेस से एंटर कर रहा है। करंट इस सरफेस से एंटर कर रहा है तो इसका एरिया क्या बनेगा, देखो B इंटू एच, इसका एरिया क्या बनेगा, B इंटू एच। तो ये आ गया हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू B इंटू
एच, तो करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय बी एच। ठीक है, अब अगर इसी में वो कह दे आपको कि अक्रॉस द हाइट, जरूरी तो नहीं है ना कि करंट अक्रॉस द लेंथ ही एंटर करे, करंट हो सकता है अक्रॉस द हाइट एंटर करे, तो उस केस में करंट कैसे आएगा, ऐसे यहां से करंट एंटर करेगा और यहां से करंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में देखो, अब इस केस में हम कौन सा एरिया लेंगे, आपको जो भी जिस भी उसके अक्रॉस जिस सरफेस में वो एंटर कर रहा है उस सरफेस के आपको वो देखना है कि उस सरफेस का आपको एरिया निकालना है, तो आप उसको कैसे निकालोगे। अब ये इस सरफेस के अक्रॉस एंटर कर रहा है, तो इसका एरिया क्या है, इसमें लेंथ आ गई एक तो, और दूसरा क्या आ रहा है, ये देखो ये क्या है, ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसका एरिया क्या है इस हिस्से का, यहाँ क्या आ गया, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। ठीक है, मेन क्या है, हमें ये देखना है कि जो करंट है वो कौन सी सरफेस से एंटर कर रहा है और कौन सी सरफेस से बाहर जा रहा है, तो उसका शेप क्या है। अब इसका शेप ये था, तो इसमें बी और एच कंपोनेंट यूज हो रहे थे, तो इसका एरिया हमारे पास क्या आ गया, बी इंटू एच। अब बोल दिया उसने अक्रॉस द हाइट एंटर करता है, तो ऐसे एंटर करेगा, तो इस केस में इस सरफेस से एंटर करेगा, तो इस सरफेस का एरिया क्या होगा हमारे पास, एल इंटू बी। तो यहां से करंट डेंसिटी जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई डिवाइडेड बाय एल। करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, और करंट डेंसिटी के ऊपर तो और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बुक में मिल जाएंगे, वो प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर कल ओम्स लॉ शुरू करेंगे।